अब तो नहीं ऑफ होगा। चलो हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। टुडे टॉपिक इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसे कि आई एम साफिया खान, पता है आप लोगों को, जूलॉजी टीचर आपकी। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन मानव जनन। तो क्या होता है मानव, सभी को पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। यही होता है कि मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, जाइगोट बनता है और जाइगोट में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें गैमीट का सबसे बड़ा रोल होता है, गैमीट्स का। ठीक है बेटा। तो human reproduction is young ones by an organism. Humans are sexually reproducing in baby parus. तो क्या होता है बेबी पैरस और रिप्रोडक्शन? ठीक है बेटा। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मानव जनन के बारे में रिप्रोडक्शन शब्द आता है। क्या आता है बेटा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जनन क्या होता है? तो जनन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। जीवों के द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। सभी को पता है रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म। तो अपने ही जैसे संतान को पैदा करने की जो क्षमता होती है उसको हम कहते हैं बेबी पैरस। क्या बोलते हैं हम? बेबी पैरस। अपने ही जैसे संतान को, तो इट इज कॉल्ड बेबी पैरस। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं बेबी पैरस। जैसे कि हम बाद में भी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बेबी पैरस क्या होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो चीज पढ़ेंगे बेटा पूरे चैप्टर में। बार बार हम सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या रहेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो ये तो हमारी बेसिक चीजें हो गई बेटा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है और नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है बेटा। तो अब हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसकी बेसिक चीजें समझेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो आ जाइए, लुक एट द ब्लैक बोर्ड बेटा। इंट्रोडक्शन लेंगे। सबसे पहला आता है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या होती है बेटा? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। जनन क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। रिप्रोडक्शन, जनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो प्रोड्यूस करती है बेटा ऑफस्प्रिंग। क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? ऑफस्प्रिंग मीन संतान। फॉर द कंटिन्यू ऑफ स्पीसीज ओवर जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन ह्यूमंस। मानव में क्या होता है, मानव हो या कोई भी अदर एनिमल्स होते हैं जिनमें सेक्स और रिप्रोडक्शन होता है बेटा, वो जनरेशन टू जनरेशन स्पीसीज प्रोड्यूस करते हैं। अपनी ही स्पीसीज को तैयार करते हैं। ठीक है। तो प्रोड्यूस करते हैं बेटा, टू प्रोड्यूस स्पीसीज ऑफस्प्रिंग, अपने ही जैसे संतान को तैयार करते हैं या अपनी ही जैसी स्पीसीज को बनाना, जनरेशन टू जनरेशन। इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्या होता है? इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है ह्यूमंस में बेटा, जैसे कि हम ये चैप्टर पढ़े ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमंस में कौन सा रिप्रोडक्शन चलता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन चलता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। कौन सा जनन चलता है बेटा? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्यों? क्योंकि इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है ह्यूमन, इसलिए इस प्रोडक्शन को क्या कहते हैं हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो आपको फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया कि ह्यूमन में कौन सा रिप्रोडक्शन चलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन चलता है। देन नेक्स्ट आता है ह्यूमन जो होते हैं बेबी पैरस। क्या होता है बेबी पैरस? बेबी पैरस जो डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस, जो डायरेक्ट संतान को पैदा करते, इट इज कॉल्ड बेबी पैरस। हम लोग तो अंडे देते नहीं बेटा, हम तो अपने ही जैसे संतान को पैदा करते हैं, तो इट इज कॉल्ड बेबी पैरस। तो हम क्या कहलाते हैं बेटा? जरायुज प्राणी। हम कौन से प्राणी है बेटा? जरायुज प्राणी है। तो देखिए बेटा, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो रहे हैं? नंबर 1 ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है। नंबर 2 ह्यूमन जो होते हैं जरायुज प्राणी होते हैं। जरायुज प्राणी मतलब अपने ही जैसे संतान को पैदा करना, इट इज कॉल्ड जरायुज। और एक शब्द आता है ओवी पैरस प्राणी। ये क्वेश्चन आपके पीएनएसटी में आया, जरायुज प्राणी। ह्यूमंस क्या है? बेबी पैरस एनिमल्स हैं जो अपने ही जैसे संतान को पैदा करते, इट इज कॉल्ड बेबी पैरस। और एक एनिमल्स होते हैं बेटा ओबी पैरस। कौन से होते हैं बेटा? ओबी पैरस, अंडयूज। क्या होते हैं बेटा? अंडयूज। अंडयूज जो अंडा देते हैं, अंडायुज प्राणी कौन से होते हैं? जो अंडे दे के अपनी संतान को पैदा करते हैं, वो होते हैं अंडयूज। जैसे कि बर्ड्स,
सभी को पता है जो एनिमल्स बर्ड्स हो गए, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो अंडे देंगे। तो आपको डिफरेंस समझ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेबी पैरट्स एंड ओबी पैरट्स? ओबी पैरट्स वो होते हैं जो अंडे देते हैं और बेबी पैरट्स वो होते हैं जो अपने ही जैसे संतान पैदा करते हैं, तो वो बेबी पैरट्स एनिमल्स होते हैं। और ओबी पैरट्स जो अंडे देने वाले प्राणी को हम ओबी पैरट्स कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट आता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। लैंगिक द्विरूपता क्या होती है? डायमॉर्फिज्म मतलब द्विरूपता, द्विरूपता मतलब दो लोगों की जरूरत पड़ती है। सेक्सुअल, जैसे कि आपको पता है ह्यूमंस में बेटा कि मेल और फीमेल, मेल कैसे होती है, फीमेल्स क्या होती है, ठीक है, उनके सेक्सुअल कैरेक्टर को, हार्मोन्स को, ठीक है, या ऑर्गन्स को देख के हमें समझ, मेल अलग होते हैं फीमेल, इसलिए जो ह्यूमंस में होते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी बेटा रिप्रोडक्शन की। एक बार और मैं एक्सप्लेन करूंगी बेटा आपको। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द कंटिन्यूअस ऑफ स्पीसीज ओवर जनरेशन। अपनी ही संतान, अपने जैसे संतान को जनरेशन टू जनरेशन स्पीसीज बनाते रहते हैं। इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में जो होता है बेटा सेक्सुअल लैंगिक जनन पाया जाता है बेटा। दूसरा, ह्यूमन जो होते हैं बेबी पैरट्स होते हैं। बेबी पैरट्स मतलब अपने जैसे संतान पैदा करने वाले प्राणी को हम बेबी पैरट्स कहते हैं। जो अंडे देने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? ओबी पैरट्स। एग अंडे देते हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड ओबी पैरट्स। तो ये और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस मतलब क्या होता है बेटा? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जिसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो मेल अलग होता है और फीमेल्स अलग होते हैं। तो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई बेटा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारी जो मानव जन्म होता है उसमें कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं बेटा। इवेंट्स में कैसे ये पूरे इवेंट, पूरी घटनाएं चलती, प्रजनन घटनाएं। तो प्रजनन घटनाएं में हम देखेंगे बेटा कि प्रजनन घटना नंबर फर्स्ट आती है आपकी गैमेटोजेनेसिस। नंबर फर्स्ट प्रोसेस इट इज कॉल्ड गैमेटो, युग्मक जनन। क्या होता है? युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। तो युग्मक जनन क्या होता है बेटा? जिसमें फॉर्मेशन होता है गैमीट का। जो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो अगर गैमेटोजेनेसिस की बात हो रही है तो मेल में पता, मेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? कौन से गैमेट प्रोड्यूस करते हैं बेटा? स्पर्म करते हैं। मेल कौन से गैमेट प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म। और फीमेल कौन से गैमेट प्रोड्यूस करते हैं? ओवा, ठीक है। फीमेल कौन से गैमेट प्रोड्यूस करते हैं बेटा? ओवा या एग, ठीक है, एग या ओवा। दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो हम रिप्रोडक्टिव फर्स्ट प्रोसेस आती है गैमेटो, मतलब गैमेट को प्रोड्यूस करने के लिए युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट इवेंट आता है इसमें इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब ब्रियेसेचन, ब्रियेसेचन। अब देखिए बेटा, मेल और फीमेल गैमेट तो बन गए, मेल के गैमेट भी बन गए, फीमेल के गैमेट भी बन गए। अब इन मेल गैमेट को फीमेल के जेनेटिक टाइप में पहुंचाने के लिए एक प्रोसेस है, वो है इंसेमिनेशन। तो ट्रांसफर किए जाते हैं मेल के स्पर्म को किसमें? फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में। इट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन या ब्रियेसेचन। अपने आप पेट में उसमें तो रखेंगे नहीं, तो मेल जो होते हैं, गैमेट जो होते हैं ट्रांसफर किए जाते हैं, मेल के गैमेट को ट्रांसफर किए फीमेल के जेनेटिक में, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, उसको हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन, ठीक है। ट्रांसफर किए जाते हैं मेल के गैमेट को फीमेल के जेनिटल, इट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस को हम ब्रियेसेचन कहते हैं। नेक्स्ट इवेंट आता है फर्टिलाइजेशन। अब भैया मेल और फीमेल दोनों मिलकर, फिर दोनों का क्या होगा? फ्यूजन भी तो होगा बेटा। मेल और फीमेल दोनों का आपस में फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल आपस में मिलेंगे, फ्यूजन होगा। और फ्यूजन के बाद एक जाइगोट, किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा? जाइगोट के निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। क्या कह लेते हैं? फर्टिलाइजेशन या निषेचन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो मेल और फीमेल आपस में मिले, आपस में मिलने के बाद कौन सी प्रोसेस आई? फर्टिलाइजेशन। फिर थर्ड आता है आपका नेक्स्ट इवेंट चलता है इम्प्लांटेशन। क्या चलता है बेटा? इम्प्लांटेशन। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन मींस अंतःरोपण। क्या बोलेंगे हम इसको? अंतःरोपण, ठीक है बेटा। अंतःरोपण विधि क्या कहलाती है? अंतःरोपण, आपने देखा कि गैमेट का प्रोड्यूस हो, गैमेट प्रोड्यूस हुए, गैमेट प्रोड्यूस होने के बाद बेटा इंसेमिनेशन प्रोसेस हुई, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल आपस में मिल गया, जाइगोट का फॉर्मेशन करे, और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद बेटा क्या होता है? ये इम्प्लांटेशन प्रोसेस में जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद ब्लास्ट मोरुला बनेगा बेटा। मोरुला के बाद एक सेल स्टेज बनती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोला। ब्लास्टोला के बाद आती है आपकी ब्लास्टोसिस्ट। क्या आती है बेटा? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट आती है।
ब्लास्टोसिस आती है। तो ये ब्लास्टोसिस में क्या होता है बेटा, ब्लास्टोसिस बनती है और ये फीमेल के गर्भाशय यूट्राइन बॉल में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये है फीमेल का गर्भाशय और यहाँ पर क्या होता है, एंडोमेट्रियम लेयर होती है, यहाँ पर ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है बेटा, इम्प्लांट कर दिया जाता है या रोपित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट या रोपित, इट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो याद रखना, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट को और अटैचमेंट टू द बेटा यूट्राइन बॉल, गर्भाशय भित्ति में उसको रोपित कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। किस भित्ति में बेटा, गर्भाशय भित्ति में ब्लास्टोसिस्ट को क्या करते हैं, इम्प्लांट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इम्प्लांटेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब आपको पता चल गया बेटा इम्प्लांट तो हो गया, इम्प्लांट के बाद क्या होगी नेक्स्ट में, गैस्ट्रेशन। सभी को पता है गैस्ट्रेशन जो पीरियड होता है वो 9 महीने का होता है। कितने महीने का होता है गैस्ट्रेशन, गर्भाविधि जो होती है, गैस्ट्रेशन गर्भाविधि, ये 9 महीने का पीरियड होता है, 9 महीने का, ठीक है। 9 मंथ का जो पीरियड होता है, इस पीरियड को क्या कहते हैं, गैस्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। क्या होता है बेटा इस पीरियड में, भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इट इज कॉल्ड गैस्टेशन फ्रॉम कंसेप्शन टू द बर्थ। बच्चे के जन्म का टाइम आ गया भैया, अब तो अपन को गैस्टेशन पीरियड में, जब कौन सा पीरियड होगा, गैस्टेशन। तो ये होगा रिप्रोडक्टिव इवेंट। जब बच्चे का जन्म का टाइम हो जाए, 9 महीने कंप्लीट होते हैं, तो कौन से टाइम है भैया, अब आ गया डिलीवरी का टाइम, पाचुरेशन, प्रसव, कौन सी आ गया, पाचुरेशन, प्रसव का, डिलीवरी ऑफ द बेबी, शिशु के जन्म होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, पाचुरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी, चाइल्ड बर्थ, जन्म का समय, जन्म, ठीक है, बच्चे के जन्म। तो ये हो गए हमारे रिप्रोडक्टिव एंड। इज दैट क्लियर बेटा, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? आप समझिए बेटा, गामेटोजेनेसिस, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, युग्मकों के निर्माण प्रक्रिया करने की प्रक्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट है इंसेमिनेशन। जैसे कि मैंने बताया आपको, स्पर्म जो होते हैं फीमेल के जेनेटिक ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, इट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। फिर होता है फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आपस में मिलते हैं, फ्यूजन होता है और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इवेंट आता है इम्प्लांटेशन। जैसे कि मैंने बताया, जब जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद मोरूला, ब्लास्टर, फिर ब्लास्टोसिस्ट, और यही ब्लास्टोसिस्ट फीमेल के यूट्राइन गर्भाशय भित्ति में रोपित या इम्प्लांट कर दिया जाता है, इट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। फिर आता है 9 महीने का पीरियड, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रेशन। फिर नेक्स्ट आता है, अब आगे भैया बच्चे के जन्म का टाइम, तो वो होती है आपकी पाचुरेशन या डिलीवरी, ठीक है, प्रसव। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट आता है हमारा बेटा कि बेसिक चीज हम पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है ना। देखिए, तो बच्चों मैंने पहले ही बता दिया, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन, युग्मक जनन, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। समझ में आया बेटा? अब आता है गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस चल रही है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आऊंगी बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनी मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये कौन सी प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनी, स्पर्म फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, क्या बोलेंगे हम इसको, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है बेटा। तो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया, स्पर्मेटोजेनिस, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनिस, और अंडे के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, oogenesis। अंडे बनते हैं, अंडे के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, oogenesis। अंडे का निर्माण हो रहा है इसमें, दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड oogenesis, जिसमें शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। अगर हम आए कि स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे कि मैंने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस में किसका निर्माण हो रहा है बेटा, स्पर्म का, शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस इसमें oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा अंडे के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, oogenesis, ठीक है। अगर देखिए बेटा, स्पर्म जो होता है लाइफ टाइम बनते हैं, स्पर्म जो होते हैं बेटा लाइफ टाइम, थ्रू आउट लाइफ टाइम, तो स्पर्म जो होते हैं लाइफ टाइम बनते हैं, तो ये गलत लिखा है, स्पर्म आर फॉर्म थ्रू आउट लाइफ, लेकिन
जो oogenesis प्रोसेस होती है ये स्टॉप होती है एज पे सर्टेन 50 ईयर। कितने साल में बेटा? 50 वर्ष की आयु में ये क्या होते हैं? अंडे बनने की क्रिया कर। तो इस 50 साल में ये प्रक्रिया बनने की इसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं हम? मेनोपॉज। 50 साल में क्या होता है? पीरियड बंद हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? मेनोपॉज। तो स्पर्म तो लाइफ टाइम बनेंगे, लेकिन इसकी एक एज होती है ओवा, अंडे बनने की निर्माण की प्रक्रिया जो होती है 50 साल की होती है। हाँ, एक चीज याद रखना बेटा कि स्पर्म को फॉर्मेशन एट द प्यूबर्टी कब स्टार्ट हो जाता है? एट द प्यूबर्टी, है ना? एट द प्यूबर्टी में, और ये एट द प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। लेकिन oogenesis की जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन एट एम्ब्रियोनिक लाइफ, कब? भ्रूणीय विकास में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, भ्रूणीय विकास में। तो आप समझ लीजिए बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनिक या शुक्राणु जनन कहते हैं बेटा। स्पर्म जो होता है लाइफ टाइम बनते हैं, और ओवा जो होती है इनकी एक एज होती है 50 साल की आयु तक बनते हैं, जैसे कि आपने सुना है मेनोपॉज। फिर फॉर्मेशन जो स्पर्म होता है जब लड़का एट द प्यूबर्टी, यौवनारंभ का टाइम आता है, एट द प्यूबर्टी यौवनारंभ का टाइम आता है, तब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और इसमें फॉर्मेशन स्टार्ट एट एम्ब्रियो, भ्रूणीय विकास के टाइम पे ये स्टार्ट होती है ओवा, अंडे बनने की प्रक्रिया। तो ये हो गया हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट अब आ जाइए आप लोग। जैसे कि मैंने बताया कि इस पूरे चैप्टर में हमको दो सिस्टम के बारे में पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दी थी बेटा रिप्रोडक्शन के बारे में। अब जो हमको पढ़ना है, हमें फर्स्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव नर जनन तंत्र। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? नर जनन तंत्र के बारे में। तो नर जनन तंत्र में क्या होता है बेटा? नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो नर जनन तंत्र में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग में याद रखना बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में होता है टेस्टिस, टेस्टिस को बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण, टेस्टिस। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का जो होता है वृषण होता है, टेस्टिस होती है, और सेकेंडरी सेक्स द्वितीय जो लैंगिक अंग होते हैं एपिडाइडमिस, वास डेफरेंसिस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, अनकाउपर्स ग्लैंड, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, और पेनिस। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है? स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, जिसमें स्पर्म बनते हैं बेटा, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस इसका मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, और हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो टेस्टिस के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि टेस्टिस होती क्या है। ठीक है बेटा, तो चलिए हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, टेस्ट क्या होता है। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लेते हैं एक्सेसरी डक्ट। टेस्टिस आगे है नहीं, हाँ हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे बेटा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होती क्या है सबसे पहले, बाकी बारे हम डिटेल पढ़ेंगे। तो टेस्टिस, टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे हम पहले बेटा कि वृषण होते क्या है। ठीक है, तो टेस्टिस, ठीक है, वृषण क्या होते हैं? मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है? मेल का प्राथमिक लैंगिक अंग या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राथमिक लैंगिक अंग। कैसे जो होते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। तो हम इसकी बेसिक चीजें पढ़ेंगे बेटा। प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं? कैसे जो कि मतलब कि स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लैंगिक अंग। तो अगर टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, आपने देखा होगा ये टेस्टिस है, ठीक है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, डेंस कवरिंग, कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, संघन कवरिंग होती है, आवरण होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बोजिनिया। जैसे कि 3 कवरिंग होती है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन एक कवरिंग पढ़ेंगे ट्यूनिका एल्बोजिनिया। टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक आवरण होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बोजिनिया। क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ठीक है बेटा, अगर टेस्टिस की बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है बेटा? 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई। और उसकी लेंथ की बात करें, लंबाई कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है बेटा? 4 to 5 सेंटीमीटर करना बेटा। ठीक है,
लेंथ कितनी होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी होती है उसकी बेटा 2 से लेके 3 सेंटीमीटर। और टेस्टिस में क्या होते हैं लोब्यूल्स होते हैं 2 से लेके 250 लोब्यूल्स, 250 कक्ष होते हैं बेटा, इसमें कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, कक्ष होते हैं, 250 क्या होते हैं इसमें कक्ष होते हैं। और टेस्टिस का जो आकार होता है देखिए ओवल शेप का होता है। कैसा होता है बेटा? ओवल शेप का, अंडे के आकार की होती है टेस्टिस। कैसी होती है? अंडा आकार की। जैसे का जो साइज और शेप होता है वो अंडे के आकार की होती है। हाँ, और टेस्टिस जो होती है बेटा वो आउटसाइड इन एब्डोमेन, अपनी उदर गुहा के बाहर की ओर होते हैं। कहां पर होते हैं? आउटसाइड एब्डोमेन। आउटसाइड एब्डोमेन इसमें क्यों होते हैं? एक स्क्रोटम, एक थैली में होते हैं बेटा, एक पाउच में होते हैं टेस्टिस आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल। तो टेस्टिस जो होते हैं बेटा एक पाउच, एक थैली में होते हैं। उस थैली को हम बोलते हैं ब्रशर कोष या स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रशर कोर या स्क्रोटम। तो जैसे कि आपको समझ आ गया बेटा कि टेस्टिस की जो कवरिंग होती है वो डेंस कवरिंग होती है। उसकी कवरिंग को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्यूनिका एल्बोजिनिया। इसकी लेंथ कितनी होती है बेटा? 4 to 5 सेंटीमीटर। और इसकी विड्थ कितनी होती है बेटा? 2 से लेके 3 सेंटीमीटर। देखिए लुक एट द ब्लैक बोर्ड बेटा, देखिए इसमें मैंने आपको वही चीज बता रही हूँ कि इसकी कवरिंग होती है, डेंस कवरिंग होती है, सघन कवरिंग, सघन आवरण होता है ट्यूनिका एल्बोजिनिया का। किसका होता है बेटा? जैसे कि 3 कवरिंग होती है, लेकिन एनसीईआरटी का ट्यूनिका एल्बोजिनिया को याद रखेंगे। और लेंथ जो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है बेटा, और इसकी विड्थ जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, और 250 इसमें लोब्यूल्स होते हैं। और किस शेप में दिखाई दे रहा है बेटा? टेस्टिस अंडे के आकार के ओवल शेप में होता है। और ये टेस्टिस जो होती है बेटा, ये आपकी टेस्टिस है, ये पाउच में रहती है। ये टेस्टिस है, टेस्टिस जो होती है वो एक पाउच वृषण कोश में होती है, एक थैली में होती है बेटा। इस थैली को बोलते हैं हम स्क्रोटम। क्या होते हैं? स्क्रोटम। और याद रखना जो टेस्टिस होते हैं बेटा वो हमेशा आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी इन पाउच, इट इज कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, एक थैली में होते हैं जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। आउटसाइड आपकी उदर गुहा के बाहर की ओर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़े कम टेम्परेचर में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, इसलिए टेस्टिस जो होते हैं आपके एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की ओर होते हैं, आउटसाइड एब्डोमिनल उदर गुहा के बाहर की ओर होते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और इनके लिए इनको टेम्परेचर कितना चाहिए बेटा? 2 से लेके 2.5 सेंटीग्रेड चाहिए बेटा, लोअर देन हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम चाहिए। क्यों चाहिए बेटा? तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अगर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही इनको अगर एब्डोमिनल कैविटी अंदर रहेगा तो बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमें हमारी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए। इसलिए टेस्टिस जो होते हैं बेटा वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर के आउटसाइड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और ये किस पाउच में रहते हैं? तो उस पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम या वृषण कोश या थैली। इज दैट क्लियर बेटा? वृषण कोश या हम इसको बोलते हैं थैली। ठीक है, ये स्क्रोटम हो गया, ये क्या हो गई? टेस्टिस हो गई बेटा। ठीक है, इतना आपको समझ आया बेटा कि टेस्टिस क्या होते हैं? याद रखना इसकी डेंस कवरिंग होती है, इसकी लेंथ कितनी 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, 2 से 3 इसकी चौड़ाई होती है बेटा, और 250 इसमें लोब्यूल्स होते हैं, और इसमें ओवल शेप का होता है। बस इसमें ये क्वेश्चन बनता है बेटा कि टेस्टिस आपके एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की ओर क्यों रहते हैं और किस थैली में होते हैं? तो एक पाउच होता है, उस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रोटम। क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस, उससे कम टेम्परेचर में 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बेटा? 2 से लेके 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए हमारी बॉडी टेम्परेचर से कम। तो इससे क्यों चाहिए? क्योंकि तभी इसमें क्या होता है? शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। ठीक है, स्पर्म का निर्माण होता है। तो टेम्परेचर कितना चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बेटा? आपको 2 से लेके 2.5 सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में है टेस्टिस के बारे में। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टेस्टिस। तो टेस्टिस के बारे में मैं थोड़ा सा और आप लोग को बताऊंगी कि क्या होता है। तो आपको पिक्चर दिख रही टेस्टिस की, मैं यहाँ पर भी आपको टेस्टिस के बारे में एक्सप्लेन करूंगी बेटा कि जैसे कि मैंने आपको बताया था डेंस कवरिंग होती है। ठीक है, देखिए बेटा ये डेंस कवरिंग होती है। डेंस कवरिंग तो 3 होती है इसमें, लेकिन हम एक ही देखेंगे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या होती है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, डेंस कवरिंग होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये होगी डेंस कवरिंग, सघन आवरण। ठीक है,
ट्यूनिका एल्बोजिनिया। इसके अंदर ये टेस्टिकल लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? टेस्टिकल लोब्यूल्स। देखिए ऐसे कंपार्टमेंट बने होते हैं टेस्टिकल लोब्यूल्स के, ठीक है। आपको वहां पे पिक्चर देखिए, ऐसे टेस्टिकल लोब्यूल्स होते हैं इसमें, टेस्टिकल लोब्यूल्स। इनको हम क्या कहेंगे? टेस्टिकल लोब्यूल्स। दिस इट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकल लोब्यूल्स, ठीक है बेटा, इन्हें हम क्या कहेंगे? टेस्टिकल। टेस्टिकल लोब्यूल्स के अंदर 1 से लेके 3 बेटा ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। क्या होती है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। 1 से 3 दिख रही है आपको पिक्चर? कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड होते हैं बेटा। ये हाईली क्या होते हैं? कॉइल्ड होते हैं। सेमिनिफेरस, शुक्रजनक नलिकाएं। क्या होते हैं इनको हम? शुक्रजनन नलिकाएं। हाईली कॉइल्ड, ये पिक्चर बना दीजिए बेटा, हाईली कॉइल्ड होते हैं ये, ठीक है। 1 से 3 होते हैं। कंपार्टमेंट कितने होते हैं? 250 होते हैं बेटा। कक्ष कितने होते हैं? 250। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए बेटा। 2 से 3 एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितनी होती है? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। 1 से 3, तो ये हो गए 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजनक नलिका। कितनी? 1 से 3। और ये काफी कॉइल्ड होती है, हाईली कॉइल्ड होती है। कुंडली संरचना होती है इनकी, हाईली कॉइल्ड होती है, हाईली कॉइल्ड, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल के बाद क्या होता है बेटा? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म होते हैं बेटा, एक नेटवर्क में आते हैं। यहाँ पर नलिकाओं के जाल सा होता है। यहाँ क्या होता है? नलिकाओं का एक जाल, यहाँ, जिसको हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। क्या होता है? पूरा, जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है। ये स्पर्म इसमें आते हैं, ये नलिकाओं का जाल है। दिस इज कॉल्ड रेटिटेस्टिस। क्या बोलेंगे हम इसको? रेटिटेस्टिस, ठीक है बेटा, रेटिटेस्टिस, ये होता है रेटिटेस्टिस। फिर ये स्पर्म जो होते हैं बेटा, यहाँ पर ऐसे ट्यूब्स निकली रहती हैं। स्पर्म जो होते हैं, यहां से ट्यूब्स निकले। ये ट्यूब्स क्या होते हैं? बासा एफ्रेंसिया। क्या कहते हैं हम? बासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंटिया, वासा एफ्रेंसिया, ठीक है बेटा, वासा एफ्रेंसिया। फिर यहां से स्पर्म जो होते हैं बेटा, एक कॉइल, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं एपिडाइडेमिस। क्या कहते हैं हम इसको? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ऐसा हाईली कॉइल्ड होता है, ये ऐसा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या कहलाता है बेटा? एपिडाइडेमिस। क्या कहलाता है ये? एपिडाइडेमिस। ये हेड ऑफ एपिडाइडेमिस होता है बेटा। और ये क्या कहलाता है? एपिडाइडेमिस। क्या कहलाता है? एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस होता है बेटा ये, ठीक है ना? समझ आ रहा है आप लोगों को? एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस। अधिव्रषण कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं बेटा? अधिव्रषण, एपिडाइडेमिस, ठीक है। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एपिडाइडेमिस कहलाता है, इसको हेड ऑफ एपिडाइडेमिस कहते हैं। फिर उसके बाद जो स्पर्म होते हैं बेटा, ये स्पर्म का पाथवे, तो स्पर्म कहाँ आते हैं बेटा? वासा डेफ्रांसिस में। कहां पर आते हैं? वासा डेफ्रांसिस में। दिस इज कॉल्ड वासा डेफ्रेंस, वास डेफ्रेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? वास डेफ्रेंस, वास डेफ्रेंस, ठीक है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में समझ में आ रहा है बेटा, क्या बता रही हूं मैं कि ये आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है बेटा। ये क्या है? आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उनके अंदर क्या है? 1 से 3 क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होती है 1 से 3? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। 1 से 3 क्या? हाईली कॉइल्ड होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म जो होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से किसमें जाते हैं बेटा? यहाँ पे एक नेटवर्क होता है, इसको बोलते हैं हम रेटिटेस्टिस। क्या बोलते हैं बेटा? रेटिटेस्टिस। और रेटिटेस्टिस से स्पर्म किसमें जाते हैं बेटा? एपिडाइड, ये हेड ऑफ एपिडाइडेमिस है। कहां पर आ गए हैं स्पर्म? एपिडाइड। एपिडाइडेमिस के बाद ये किसमें आते हैं बेटा? वास डेफ्रांसिस में, है ना? वास एफ्रेंसिया से लेके वास डेफ्रांसिस किसमें आ गए? आपके वास डेफ्रांसिस में आ गए। तो ये हो गया टेस्टिस। कहां पर क्या हो रहा है? तो एपिडाइडेमिस क्या होती है बेटा? 6 मीटर। कितनी लंबी होती है?
ये देखिए दिस पिक्चर इट इज 6 मीटर, कितनी लेंथ होती है उसकी 6 मीटर होती है बेटा, और ये काफी हाईली अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है, हाईली कोइल्ड होती है, अधिक कुंडलित संरचना होती है, हाईली कोइल्ड। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आपको ये समझ में आया। टेस्टिस क्या, टेस्टिस में 2 से लेके 250 लोब्यूल्स होते हैं, ये देखिए लोब्यूल्स, ये 250 पालियां होती है बेटा 250, ठीक है, लोब्यूल्स होते हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो स्पर्म कहाँ बन रहे हैं बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बन रहा है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहाँ जा रहे हैं, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के बाद किस में जा रहे हैं, वास एफ्रेंसिया में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं बेटा, वास एफ्रेंसिया। फिर उसके बाद किस में जा रहा है, एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस में फिर किस में जा रहे हैं, वास डेफरेंसिस, किस में जा रहे हैं बेटा, वास डेफरेंसिस में जा रहे हैं। तो ये हो गई हमारी टेस्टिस के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। अब मैं बार बार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बोली, अब मैं बताती हूँ कि टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। चलिए हम चलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ठीक है बेटा, अभी मैं एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा टेस्टिस के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं तो समझिए। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, तो आइए हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, तो टीएस बनाएंगे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के। तो देखिए बेटा, ये आपको पिक्चर दिखाई रही है, आपकी एनसीईआरटी बुक का है। एनसीईआरटी बुक में ये शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं हम इनको। टीएस ऑफ सेमिनिस में सेक्शन टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन कटिंग। हम टेस्टिस से, टेस्टिस की अगर सैंपल सेटिंग करेंगे तो सेमिनिफेरस की टीएस निकालें, सेमिनिफेरस शुक्रजनक नलिकाएं, क्या बोलेंगे हम इनको, शुक्रजनक नलिकाएं बोलते हैं, शुक्रजनक या शुक्रजनक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। लुक एट द ब्लैक बोर्ड बेटा, पिक्चर देखिए, यहाँ पे देखिए इंटेस्टाइनल सेल दिख रही है आपको, ये स्पर्मेटोगोनिया दिख रहा है, ये स्पर्मेटोजेनिया दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है सर्टोली सेल। ठीक है, तो आइए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। तो मैं इसकी टीएस सेक्शन कटिंग करूंगी, ठीक है, सेक्शन कटिंग करूंगी बेटा। तो इसमें मैं यहां पर ये है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्या बेटा ये आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देखिए ये है हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नलिकाएं टेस्टिस के अंदर मैंने बताया था तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बेस में लगी होती हैं स्पर्मेटोगोनिया, क्या लगे रहते हैं बेस पर बेटा, स्पर्मेटोगोनिया, और यहीं पर आपकी नर्व सेल भी होती हैं, ये नर्व सेल भी होती है बेटा, सर्टोली सेल होते हैं जिनको हम, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया लगे हैं बेस पर, क्या लगे बेटा, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया लगे बेटा, देखिए आप ये बेस पे क्या लगे हैं, स्पर्मेटोगोनिया, दिस पिक्चर देखिए, ये बेस पे क्या लगे हैं, स्पर्मेटोगोनिया, क्या लगे बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बेस पर क्या लगे हैं, स्पर्मेटोगोनिया, देखिए स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, इसके बेस पे क्या बनेंगे बेटा, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। फिर देखिए बेटा, और ये पिक्चर देखिए आपको यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपको, सर्टोली सेल, ये क्या है बेटा, सर्टोली सेल, ठीक है, ये क्या है हमारी सर्टोली सेल, ठीक है बेटा, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का हम क्या बोल सकते हैं, नर्व सेल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, नर्व सेल भी कहते हैं बेटा। अब नर्सों का क्या काम होता है वो तो आप लोग को पता होगा क्योंकि आप पीएनएसटी कर रहे हैं बेटा नर्स बनने के लिए। तो नर्स का काम क्या होता है, प्रोवाइड कराती है न्यूट्रिशन और डेवलप कराती है स्पर्म। तो मैं यहाँ पर इस सर्टोली सेल के फंक्शन लिख देती हूँ बेटा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये पोषण में सहायक होती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण देने में सहायक होती है, ये पोषण देती है स्पर्म को, पोषण देती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है,
दूसरा डेवलपिंग स्पर्म, डेवलप करती स्पर्म को, खाना मिलेगा तो स्पर्म ज्यादा से ज्यादा डेवलप होगा, डेवलप स्पर्म, डेवलपिंग, ठीक है, डेवलप करती, विकास करती स्पर्म को। तो ये नर्व सेल, इसके जैसा नाम है वैसा इसका काम है, प्रोवाइड करती न्यूट्रिशन को और डेवलप करती स्पर्म को। इट इज कॉल्ड सर्टोरी सेल एंड नर्व सेल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इन केमिस्ट्री में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, और भी अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है बेटा। सर्टोरी सेल क्या होती है और नर्व सेल। तो सर्टोरी सेल को ही हम नर्व कहते हैं। इसका मेन प्ले रोल यही होता है कि ये क्या करती है, स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है और प्रोवाइड कराती है और डेवलप करती है स्पर्म को। तो ये अब स्पर्मेटोगोनिया के बाद यहाँ ये स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनते हैं बेटा, स्पर्मेटोजोआ। क्या बनेंगे बेटा, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजोआ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगी, कुछ ब्लड वेसल्स होंगी, WBC, ठीक है। और यहाँ पर ये होता है स्पेस, इसको बोलते हैं इंटरस्टियल स्पेस। कौन सी स्पेस, अंतरकाशी आकाश। ये कौन सा स्पेस है बेटा, इंटरस्टियल स्पेस होता है, इंटरस्टियल स्पेस, इंटरस्टियल स्पेस, दिस पार्ट इज इंटरस्टियल स्पेस। अंतराली, अंतरकाशी अवकाश, अंतरकाशी अवकाश, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, अंतरकाशी अवकाश, इंटरस्टियल स्पेस। और यहाँ पे कुछ सेल्स और होती है, इंटरस्टियल सेल। कौन सी सेल बेटा, इंटरस्टियल सेल। ये क्या कहलाती है, इंटरस्टियल सेल, इंटरस्टियल सेल, ठीक है, इंटरस्टियल सेल। इंटरस्टियल सेल को अंतरकाशी कोशिका, दिख रही है आपको, इंटरस्टियल सेल को हम क्या कहते हैं, अंतरकाशी कोशिकाएं। क्या कहते हैं बेटा, अंतरकाशी कोशिकाएं। और इनको हम क्या कहते हैं, लीडिंग सेल भी कहते हैं। कौन सी सेल और कहते हैं बेटा, लीडिंग सेल। और यही लीडिंग सेल जो होती हैं, यही मेल हार्मोन सिक्रीट करती हैं। क्या करती है, इनका क्या रोल होता है, लीडिंग सेल्स का, मेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज करती हैं। तो मेल सेक्स हार्मोन्स का क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन, क्या बोलेंगे हम, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो बच्चों, लीडिंग सेल या इंटरस्टियल सेल, इंटरस्टियल सेल को ही हम लीडिंग सेल कहते हैं। और ये लीडिंग सेल का काम क्या होता है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज किए, जिसके बाद मेल में मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखाई देते हैं, जैसे कि फेस पे दाढ़ी मूछें आना, उनकी वॉइस पिच का चेंज हो जाना, मसल स्ट्रांग होने बेटा, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण आ जाते हैं इन हार्मोन्स की वजह से। तो ये हार्मोन्स कौन रिलीज कर रहा है, लीडिंग सेल या इंटरस्टियल सेल। तो ये हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ सेल्स दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं हम WBC। क्या बोलेंगे बेटा, WBC जो होती है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड मतलब सफेद रक्त कणिकाएं। ये सफेद रक्त कणिकाएं, जैसे कि आपको पता है, आपकी बॉडी की जो डिजीज होती है उनसे ये फाइट करते हैं, फाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई भी बीमारी होती है, रोगों से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी होती है स्ट्रॉन्ग करते हैं आपके WBC। तो ये कहीं ना कहीं इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रतिरक्षात्मक क्रिया में सहायक होती है। किसमें सहायक होते हैं, ये प्रतिरक्षात्मक क्रिया में, प्रतिरक्षात्मक क्रिया में सहायक होते हैं, क्रिया में सहायक होते हैं, प्रतिरक्षात्मक क्रिया में सहायक होते हैं। तो ये हो गया हमारा TS ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो बेटा एक बार और एक्सप्लेन करूंगी, देखिए आप लोग ब्लैक बोर्ड देखें। तो ये आपकी NCERT का डायग्राम है, TS ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर हम टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर मैंने आपको बताया था टेस्टिकल लोब्यूल्स है, टेस्टिकल लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, 250 लोब्यूल्स होते हैं। तो इनमें कंपार्टमेंट होते हैं। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अगर हम उसकी TS कटिंग करेंगे बेटा, तो उसमें आपको पिक्चर्स दिखाई देगी कि इसके ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बेस पे क्या लगे रहते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनिया लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, जो क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोजोआ। क्या बनाते हैं, फॉर्म करते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेंगे आपके, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। फिर इसमें क्या होती है, इसके बाहर आपको कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटरस्टियल, अंतरकाशी
स्थान, और इसमें कुछ सेल होती हैं इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल को हम लीडिंग सेल भी कहते हैं। कौन सी सेल कहते हैं? लीडिंग सेल। लीडिंग सेल का काम क्या होता है बेटा? एंड्रोजन, जिसको मैं टेस्टोस्टेरोन, हाँ मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है इसमें? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बनते हैं? नंबर 1 क्वेश्चन ये होता है बेटा कि नर्व सर्टोली सेल क्या होती है? सर्टोली सेल होती है आपकी नर्व सेल। क्या और कह सकते हैं हम सर्टोली सेल को बेटा? नर्व सेल कहते हैं। ठीक है, नर्व सेल कहते हैं। सर्टोली सेल को क्या कहते हैं हम? नर्व सेल। नर्व सेल का काम क्या होता है? आपके स्पर्म को प्रोवाइड करवाती है न्यूट्रिशन और डेवलप करती है स्पर्म को। ठीक है, मेन रोल इसका होता है। फिर उसके बाद आती है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, जो कि मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करती है। मेल सेक्स में एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, जिसके कारण मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आती हैं, जैसे कि मैंने बताया दाढ़ी मूंछों का आना, मसल्स का स्ट्रांग होता, इनकी पिच चेंज होना, लो पिच होना। तो ये सारी चीजें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखाई देते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स की वजह से। तो ये हो गया आपका पूरा टी ऑफ सामान्योफेरस ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट अब हम जाएंगे, ये हो गए सामान्योफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये अब हम पढ़ेंगे बेटा कि एसेसरी डक्ट क्या होती है और एसेसरी ग्लैंड क्या होती है। मेल एसेसरी डक्ट और मेस ऐसे, जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पर एसेसरी क्या होती है। तो यहाँ पर आइए आप लोग। ठीक है बेटा, एपिडाइडमिस, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, एपिडाइडमिस क्या होती है बेटा? बहुत हाईली 6 मीटर लॉन्ग होती है, हाईली कॉइल्ड होती है एपिडाइडमिस। और फिर वास डेफरेंसेस। अब हमको पढ़ना सेमिनल वेसिकल्स क्या होते हैं, प्रोस्टेट और कार्पस ग्लैंड क्या होता है। तो ये देखिए कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। ब्लैक बोर्ड। ठीक है बेटा, यहाँ पे आइए। सेमिनल वेसिकल जो कि सिंगल होती है, लेकिन वन पेयर में होती है, सिंगल होती है और पेयर में होती है बेटा। ठीक है, सेमिनल वेसिकल। फिर आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? प्रोस्टेट। ये नंबर ऑफ कितनी होती है? 2 होती है। फिर देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे, सेमिनल वेसिकल जो होती है बेटा पेयर में, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर ये होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एक ग्लैंड कौन सी होती है? बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। कौन सी ग्लैंड और कहते हैं हम इसका? दूसरा नाम क्या है इसका? काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। और काउपर्स ग्लैंड का काम क्या होता है? लुब्रिकेशन। क्या करता है? लुब्रिकेट, हेल्प इन लुब्रिकेशन। किसमें हेल्प करती है बेटा? हेल्प इन लुब्रिकेट, स्नेहक के रूप में काम करती है पेनिस में। हेल्प इन लुब्रिकेशन, हेल्प इन लुब्रिकेशन। ठीक है, हेल्प इन लुब्रिकेशन। तो हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको दिखाई दे रहा बेटा एपिडाइडमिस, ये टेस्टिस के हेड पे एपिडाइडमिस है, उसके टैल पे। ये देखिए बेटा, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। देखिए बेटा, ये स्क्रोटम है। स्क्रोटम के अंदर ये थैली, मैंने क्या बताया था आपको? ये स्क्रोटम में एक पाउच होता है, और उस पाउच के अंदर क्या होती है बेटा आपकी? ये क्या होती है? टेस्टिस होती है। ये ब्रशर कोश है, इसके अंदर क्या है? टेस्टिस है। ठीक है, इससे देखो ये नली जा रही है, इसको हम बोलते हैं इनलिंगुअल कैनाल भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये वास डेफरेंसेस पे देखिए बेटा, ये पूरा पाथवे है स्पर्म का, कहां से स्पर्म जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेमिनल वेसिकल्स क्या होती है? पेयर्स में होते हैं, सिंगल्स होते हैं, 2 प्रोस्टेट होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, जिसका क्या होता है? हेल्प इन लुब्रिकेशन। किसमें हेल्प करता है? लुब्रिकेशन। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा पूरा बेसिक। ये होगी एसेसरी ग्लैंड। ये क्या होगी आपकी? एसेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां। ये मेल की क्या होती है बेटा? सहायक ग्रंथियां। लिख लीजिए ये बेटा, ये तीनों क्या होती हैं? मेल की सहायक ग्रंथियां या एसेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां। ये मेल की क्या होती है? सहायक ग्रंथियां। चलिए अब बात आती है सहायक नलिकाएं कौन सी होती हैं। तो हम जाते हैं अब सहायक नलिकाओं के पास बेटा। ठीक है, ठीक है, एसेसरी सहायक नलिकाएं। चलिए, एसेसरी डक्ट।
एसेसरी डक्ट क्या होती हैं? सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं हम इनको क्या बोलेंगे? सहायक। तो मेल रिप्रोडक्टिव में हमने पहले क्या पढ़ा बेटा? रिप्रोडक्टिव इवेंट पढ़े। क्या पढ़े पहले हमने? रिप्रोडक्टिव इवेंट। रिप्रोडक्टिव इवेंट के बारे में हमने उसके बाद पढ़ा टेस्टिस। टेस्टिस की हमने जनरल इंफॉर्मेशन ली। टेस्टिस क्या? टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। फिर पढ़े हमने बेटा सहायक ग्रंथियां। अब ये आती हैं सहायक नलिकाएं। तो नंबर 1 है रेटिटेस्टिस, ठीक है, वास एफरेंसिया, एपिडाइडिमिस, वास डेफरेंसी। लोग एट द ब्लैक बोर्ड बेटा पिक्चर्स देखिए। इसमें ये है टेस्टिस बेटा, ये क्या है बेटा आपकी टेस्टिस। टेस्टिस जो कि एक पाउच में कवर है। इस पाउच को क्या बोलते हैं हम? स्क्रॉटम। जैसे कि मैंने बताया बॉडी के टेम्परेचर से कम में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो कितना टेम्परेचर चाहिए? 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि ये होती है सेमिनल वेसिकल। ये कौन सी है? ये है आपकी ये क्या है बेटा? सहायक ग्रंथियां या एसेसरी ग्लैंड। फिर एक होती है बेटा ये प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं बेटा? काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? काउपर्स ग्लैंड। तो ये आ गई आपकी 3 ग्लैंड, ठीक है बेटा। अब देखिए जो कि मैंने बताया आपको रेटिटेस्टी, मैंने बताया था स्पर्म जो होते हैं एक जाल में आते हैं। स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए किस में आते हैं? एक जाल में। वो जाल क्या कहलाता है? एक नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं हम? रेटिटेस्टी। दिख रहा है आपको यहाँ पूरा नेटवर्क? देखिए आपके एनसीईआरटी का पिक्चर है बेटा, ये रेटिटेस्टी एक नेटवर्क होता है रेटिटेस्टी। इसमें स्पर्म, उसके बाद आप देखो, और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आपके जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो किस में होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। ऐसे बताया था मैंने, ये पूरे ऐसे ऐसे रहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। फिर उसके बाद बेटा स्पर्म किस में रहते हैं? वास एफरेंसिया। फिर आता है एपिडाइडिमिस। उसके बाद स्पर्म कहाँ जाते हैं बेटा? ये वास डेफरेंसिस में। फिर देखिए यूरेटर है। यूरेटर के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो पाथवे होता है इसको यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरिन भी यहाँ से रिलीज होता है और सीमन भी यहाँ से रिलीज होता है बेटा। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी कहते हैं हम, ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। फिर आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे ये ग्लांस पेनिस है और ये फोरस्की, ठीक है। तो क्या होता है? अब इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। रेटिटेस्टी, वास डेफरेंसिस, एपिडाइडिमिस क्या होता है बेटा? और ये क्या होता है? वास एफरेंसिया, ठीक है बेटा। ये स्पर्म धीरे धीरे कहां से कहां जा रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट अब आता है हमारा ये टेस्टिस हो गई आपकी, तो ठीक है बेटा, ये टेस्टिस हो गई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बेटा कि मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड, ठीक है, जो कि मैंने अभी डिटेल में नहीं पढ़ा है आपको। मेल एसेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां क्या होती है? मेल एसेसरी ग्लैंड तो मैंने आपको अगर याद है बेटा इमेज में मैंने बताई थी सेमिनल वेसिकल। क्या बताई थी? सेमिनल वेसिकल, ये बताई थी सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल जो वेसिकल होती है, फर्स्ट होती है सेमिनल वेसिकल जो कि 1 पेयर में होती है, ठीक है बेटा, एक जोड़े में होती है। और नंबर ऑफ कितनी होती है? 2। एक जोड़े में होगी और क्या होंगी बेटा? 1 पेयर में होती हैं। और लोकेटेड कहाँ होती है? ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो आपको पिक्चर में मैंने बताया था ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो ये प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है बेटा, पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, लोकेटेड। इनकी लोकेशन होती है सेमिनल वेसिकल, पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर। और अगर हम बात करें सेमिनल प्लाज्मा, जब ये क्या देते, कितना सीक्रेट करते हैं सेमिनल प्लाज्मा? सेमिनल प्लाज्मा कितना सीक्रेट करते हैं? ये 60 से लेके 70% ये सेमिनल प्लाज्मा देते हैं। कितने परसेंट देते हैं? 60 से लेके बेटा सेमिनल प्लाज्मा। और इसके अंदर क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये हो गए हमारे नंबर 1 एसेसरी ग्लैंड, ठीक है बेटा। मेल एसेसरी ग्लैंड में नंबर फर्स्ट आती है सेमिनल वेसिकल, जो कि मतलब कि
वन पेयर में होती है और नंबर ऑफ कितनी होती है बेटा, 2 होती है, संख्या कितनी होती है, 2। और ये कहाँ प्रेजेंट, पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर और 60 से लेके 70% सेमिनल ग्लैंड, और इसमें क्या होता है बेटा, फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, नंबर सेकंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड कौन सी, एक्सेसरी ग्लैंड आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है सिंगल होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, सिंगल होती है, और ये लोकेटेड होती है ब्लो, ये कहाँ लोकेटेड होती है, ब्लो यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ पे लोकेटेड होती है बेटा, ब्लो यूरिनरी ब्लैडर, लोकेटेड ब्लो यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी, ब्लो यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, लोकेटेड इन ब्लो यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, कहां पे लोकेटेड होती है, ब्लो यूरिनरी ब्लैडर। और इसमें सेमिनल प्लाज्मा कितना होता है, 25 से लेके 30% रिलीज करता है। सेमिनल प्लाज्मा कितना रिलीज करता है बेटा, 25 से लेके 30%, ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा 25 से लेके 30% रिलीज करता है, ठीक है बेटा। ये हो गई आपकी 2 ग्लैंड, मेन एक्सेसरी ग्लैंड। फिर इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कैल्शियम। क्या होता है इसमें, कैल्शियम। उसमें फ्रक्टोज होता है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम। अंडरस्टैंड। तो हमने पढ़ा एक्सेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल जो होती है बेटा 1 पेयर में होगी, नंबर ऑफ कितनी होगी, 2 होंगी, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, और इसमें सेमिनल प्लाज्मा कितना रिलीज करता है, 60 से लेके 70%। ये सहायक ग्रंथियां बेटी क्या होती है, ये सहायक ग्रंथियां है, ये मेल की, ठीक है, सहायक ग्रंथियां। फिर बेटा इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है बेटा लोकेटेड होती है ब्लो यूरिनरी ब्लैडर, और सेमिनल प्लाज्मा कितना होता है, 25 से लेके 30%, और क्या होता है इसमें, कैल्शियम होता है, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आती है, थर्ड आती है आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मैंने आपको पहले भी बताया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं बेटा, काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। कौन सी ग्लैंड कहते हैं बेटा, काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो काउपर्स ग्लैंड जो होती है ये भी 1 पेयर होती है, और नंबर ऑफ कितनी होंगी बेटा, 1 पेयर होंगी, और नंबर ऑफ कितनी होंगी, 2 होंगी, ठीक है। काउपर बल्बो यूरेथ्रल 1 पेयर होती है ना, लोकेटेड ब्लो प्रोस्टेडियम। कहां पर लोकेट, इसकी लोकेशन ये कहां पर प्रेजेंट होती है बेटा, ब्लो प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्लो प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ये कहां होती है, ब्लो प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब इसमें सेमिनल प्लाज्मा कितना रिलीज करती है, 5 से लेकर 10%। सेमिनल प्लाज्मा कितना रिलीज करती है बेटा, 5 से लेके 10% सेमिनल प्लाज्मा रिलीज करती है, ठीक है। ये नंबर 3 ग्लैंड है, एक्सेसरी ग्लैंड। और हाँ, इसका रोल क्या होता है, ये म्यूकस, इसमें म्यूकस होता है, तो ये हेल्प इन लिब्रिकेशन, ठीक है, म्यूकस होता है तो हेल्प इन लिब्रिकेशन, ठीक है बेटा। स्नेहक की तरह काम करती है म्यूकस, हेल्प इन लिब्रिकेशन। किसमें हेल्प करती है, हेल्प इन लिब्रिकेशन, एक स्नेहन की तरह काम करती है, लुब्रिकेट करती है, ठीक है, स्नेहन के रूप में काम करती है, स्नेहक के रूप में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नंबर ऑफ ग्लैंड 3 कार्य करती है, एक हेल्प इन लुब्रिकेशन, ठीक है। ये हो गई आपकी। तो बच्चों, तो ये आपको समझ आया। तो ये हो गई मेल एक्सेसरी ग्लैंड। नंबर ऑफ मेल एक्सेसरी, नंबर 1 मैंने बताया सेमिनल वेसिकल जो सेमिनल प्लाज्मा रिलीज करती है 60 से लेके 70% की, जिसमें क्या होता है बेटा, फ्रक्टोज जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है, और नंबर 2 होती है आपकी, नेक्स्ट होती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो 25 से लेके 30% सेमिनल प्लाज्मा, और हमारी ये होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड 5 से लेके 10% ये रिलीज करती है, और इसका म्यूकस होता है क्योंकि ये हेल्प इन लिब्रिकेशन। Is that clear? I hope understand all of you today topic. तो ये हो गया